नमस्कार मित्रों, आज का अपना पेपर पटवार 2016 का मेंस का पेपर। मेंस के पेपर में 50 प्रश्न आए थे गणित के, जिसमें से 25 प्रश्न आज हल करेंगे, 25 प्रश्न अगली क्लास में हल करेंगे। 25 प्रश्न जो मेंस में आए हैं, वैसे मेंस का पेपर सरल था और प्री का पेपर थोड़ा सा हार्ड था। प्री का पेपर अपन पहले हल कर चुके हैं, आज मेन का पेपर। पहला प्रश्न, 20 संख्याओं 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर उन सभी 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा। 6 संख्याएं होगी वापस और उन 6 संख्याओं का औसत पूछा गया। तो 6 का औसत 20 था पहले, तो ये 6 गुणा 20, 20 छके 120। 6 संख्याओं का योगफल हो जाएगा 120। उसमें से एक संख्या हटाने से औसत हो जाता है 15, मतलब संख्या 5 और औसत 15। 15 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, मतलब संख्याएं 6 थी, एक कम होगी 5, औसत 20 था और कम कितना हो गया है? 5 कम हो गया है 15। 15 गुणा 5 कितना हो गया? 75। ये शेष संख्याओं का योग है। अब इस शेष संख्याओं के योग में से एक संख्या 39 नई जोड़नी, ये 39 नई जोड़ दीजिए। 9 और 5 14, हासिल 1, 7 3 10 ने 1 11, 114। ये अब वापस 6 संख्याएं होगी, ये 5 थी, एक ये छठी जोड़ी, छठी जोड़ने से ये 6 संख्याओं का योग 114 हो गया और 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 114 में 6 का भाग दे दो, 6 एकम 6, शेष बचेंगे 5 4, 6 9 में 54, 19। तो शेष संख्याओं का ये जो 6 संख्याएं हैं इनका औसत कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। एक संख्या हटा दी, संख्याएं 5 बची, औसत 15, 15 गुणा 5 75 योगफल है। उसमें से एक संख्या 39 और जोड़ दी, 75 में 39 जोड़ने से 114 हो गया और 114 में 6 का भाग दो, औसत आ जाएगा। तो 114 में 6 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। पंद्रह संख्याओं का औसत 40 है। उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है। तो 8वीं संख्या क्या होगी? 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 40, ये 40 गुणा 15, 15 संख्याओं का योग, 15 चौके 60 ने 1 0 600। ये टोटली 15 संख्याओं का योग आ जाएगा। 15 संख्याएं, औसत 40, 15 का 40 से गुणा 600 योगफल। उसके बाद उनमें से प्रथम 8 का औसत 30, 8 संख्याएं उनका औसत 30 है, 30 गुणा 8, 8 3 24, 239। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50, 50 गुणा 8 पंजे 40, 400, 400 240, ये हो जाएंगे 640। ये 640 में से ये 600 घटा दो, क्योंकि ये 8 और 8 कितनी संख्या है? 16। उन 16 संख्याओं में से 15 संख्या घटा देंगे तो एक बीच वाली संख्या बचेगी, कौन सी? 8वीं। तो 8वीं संख्या, 8वीं संख्या बराबर 640 माइनस 600। 640 में से 600 घटाएंगे, शेष बचेंगे 40। तो 8वीं संख्या कितनी होगी? 40। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, 40 इसका उत्तर होगा। आसान सा ही प्रश्न है औसत का। अगला, एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये प्रति माह खर्च करता है। अगले 8 माह में औसतन 2000 रुपये प्रति माह खर्च करता है। वर्ष में 5600 रुपये बचा लेता है। तो उसकी औसत मासिक आय क्या होगी? 4 महीनों का खर्च प्रति महीने 1800, 4 महीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 18 चौके 7200। ये 7200 4 महीनों का खर्च शुरुआत के। प्रथम 4 में औसतन 1800 है, औसत 1800, 4 महीने 4 से गुणा करेंगे, 7200 रुपये खर्च। अगले 8 महीनों में 2000 के हिसाब से, ये 2000 गुणा 8, 8 2 16 और 3 0 16,000 रुपये। ये 16,000 अगले 8 महीनों का खर्च और 5600 रुपये एक वर्ष में उसके बचत हुए। ये टोटल उसकी आमदनी हो जाएगी। ये इसका खर्च, ये इसकी बचत, बचत और खर्च दोनों जोड़ देंगे तो ये इसकी टोटल क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। पूरे वर्ष की आय हो जाएगी। पूरे वर्ष की आय कितनी हो रही है? 2 2 0 है, 2 0 लिख दीजिए। उसके बाद 6 2 8, 7 5 12 6 18, हासिल 1 ने 1 2, 2 8 8 और 0 0, 28,000
800 रुपये इसकी टोटल वार्षिक आय है। आपको पूछी औसत मासिक आय, तो मासिक आय के लिए 12 का भाग दे दो। मासिक आय कितनी होगी, ये पूरे वर्ष की है 28,800, उसमें 12 का भाग पूरा जाएगा 24 बार, कि 28 में 12 का भाग जाएगा 2 बार, 12 दो 24, 4 शेष बचेंगे 28 और 8, 12 चौके 48, ये 2400 रुपये उसकी मासिक औसत आय। मासिक औसत आय कितनी हो जाएगी, 2400 रुपये हो जाएगी। आसान सा ही प्रश्न है, 4 महीनों का, 8 महीनों का और बचत टोटल मिला के जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसकी आय, ये इसकी आय। और आय में 12 का भाग दे दो, मासिक आय आ जाएगी कितनी, 2400 रुपये। अगला, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए, 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। मिश्र धन ज्ञात करना है, मूलधन दिया हुआ है। तो मिश्र धन का चक्रवर्ती ब्याज में फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस R बटे 100 और इसकी पावर T समय, जिसमें आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। मूलधन है 10,000 और दर है 10%, 110 बटे 100। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, समय कितने वर्ष है, 2.5 वर्ष है, तो 2 वर्ष पूरे हैं, उसमें तो 110 लिखना है। 2 वर्ष पूरे हैं, 110 बटे 100, 110 बटे 100। अब आधे वर्ष के लिए दर आधी लिख लो। दर आधी मतलब 10% दर का आधा कितना हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 105, 105 बटे 100। तीसरी कंडीशन में आपको ये 105 बटे 100 लिखना है। अब इसमें जोड़ बाकी कर लीजिए, जीरो काट दीजिए, 4 जीरो है, ये 4 2 6, ये 6 के 6 जीरो कट के, और 121 का 105 से गुणा करना है, 11 गुणा 11 121 और इसका गुणा करना है 105 से। तो ये गुणा आप आसानी से सीधा गुणा करते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 121 ने इसका विचलन 5, 121 5 हो जाएंगे 126 और 21 पंजे 105, एक इधर जोड़ दो 12705, 12705, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। 121 का 105 से गुणा करके मिश्र धन लिखना है, ये मिश्र धन आ गया। इसमें इंपोर्टेंट बात ये थी, ये जो 105 लिखा ये इंपोर्टेंट था कि आधा वर्ष है और उस आधे वर्ष के लिए दर आपको आधी लिखनी है। ये 1/2, 2 सही 1/2, 2 वर्ष पूरे ने 1 वर्ष आधा, पूरे वर्ष के लिए दर 10%, आधे वर्ष के लिए दर 5%। 10 जोड़ेंगे तो 110 और 5 जोड़ेंगे तो 105, ये 2 बार ये 1 बार, ये 2 बार ये 1 बार गुणा भाग किए, इसका उत्तर आ गया 12,705। अगला प्रश्न, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 2 वर्ष में कितने गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब देखिए, मूलधन जैसे अपन मान लेते हैं 100 और मिश्र धन हो जाएगा 400। धनराशि कितने गुना हुई, 4 गुना हुई। धनराशि 4 गुना हो जाती है मतलब 400, और समय दिया है 2 वर्ष और आपको दर ज्ञात करनी। मिश्र धन और इसके बटे में लिखना है मूलधन बराबर 100 प्लस R बटे 100 और इसकी पावर T मतलब समय कितना है 2 वर्ष। कितने वर्ष में, 2 वर्ष। मिश्र धन बराबर मूलधन होता है, वो मूलधन बटे वाला उधर भाग में लिखेंगे। उसके बाद ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 को स्क्वायर में लिखना है, 4 का स्क्वायर या इस स्क्वायर का पक्षांतरण बराबर से उधर कर लीजिए। जब वर्ग का पक्षांतरण करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और बराबर ये हो जाएगा 100 प्लस R बटे 100। इस 100 का उधर गुणा हो जाएगा 2 से 200, 200 बराबर 100 प्लस R बराबर 100 उधर घट जाएगा 200 में से कितना 100। दर कितनी आएगी, 100% दर आएगी। कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना होती है। 4 गुना का मतलब मिश्र धन 400 है, मूलधन 100 है। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस R बटे 100 की पावर T और समय 2 वर्ष है। 2 का पक्षांतरण 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ये 100 का उधर गुणा 200 और ये 100 घट जाएंगे, शेष बचेंगे 100। दर कितनी आ जाएगी, 100%। अगला, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 376.20 और साधारण ब्याज 360 रुपये है।
वह राशि कितनी होगी। मूलधन ज्ञात करना है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है। तो इसके लिए आपको पहले मूलधन की जगह दर ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद ये मूलधन आएगा। तो सबसे पहले आपके पास साधारण ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्षों का 359 है, 1 वर्ष का मतलब पहले वर्ष का ब्याज 180 और दूसरे वर्ष का ब्याज 180। चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष का पहले वर्ष का 180 और शेष जो एक्स्ट्रा है वो दूसरे वर्ष का है, 360 है, ये 76 है, मतलब 16.20। तो ये 180 प्लस 16.20 ये दूसरे वर्ष का, और ये जो अतिरिक्त ब्याज आ रहा है ये ब्याज पर ब्याज लगा है, पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगा है। पहले वर्ष का ब्याज 180 है, उस 180 पर कितना ब्याज लग रहा है, 16.20 रुपये ब्याज लग रहा है। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। तो दर ज्ञात करेंगे, दर बराबर ब्याज है 16.20 गुणा 100 बटे मूलधन, मतलब जिस पर ब्याज लग रहा है 180 पर, और गुणा समय 1 वर्ष में। तो ये पॉइंट हट जाएगा, 100 से कट जाएगा तब, मतलब 100 का गुणा करेंगे 1620 हो जाएगा, ये 0 और कट जाएगा, और 162 में 18 का भाग देना है। तो 162 में 18 पूरे आप 9 से काट भी सकते हैं, 9 का भाग जाएगा दोनों में, ये 9 का भाग देंगे तब 9 एकम 9, उसके बाद 7 72 में 9 का भाग 18, और ये 9 का भाग 2 उससे कट जाएगा 18 में 9 बार, ये दर आ जाएगी 9%। अब दर ज्ञात करने के बाद में आपको मूलधन ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्नों में पहले दर ज्ञात करनी होती है, अब मूलधन बराबर साधारण ब्याज के तरीके से, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर। अब आपको यहाँ ध्यान रखना ब्याज कौन सा लिखना। साधारण ब्याज 1 वर्ष का लिखो तो 180, 2 वर्ष का लिखो तो 360, 1 वर्ष का ही लिखेंगे 180 गुणा 100 समय 1 वर्ष, क्योंकि ब्याज 180 लिखा और दर 9, और 9 का भाग 18 में 2 0 100, ये 2 0 और 2 ये और 0, 2000 रुपये क्या आ जाएगा मूलधन। तो इसका आंसर आ जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर 1। ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स प्रश्न है। साधारण ब्याज दे रखा 360, 2 वर्षों का है, एक वर्ष का 180। चक्रवर्ती ब्याज पहले वर्ष का 180, दूसरे का 180 के साथ में 180 का कितना ब्याज आ रहा है ये इसके साथ देख लीजिए, 360 से कितना ज़्यादा है 16.20, ये 16.20 ज़्यादा है। ये ब्याज किस पर लगा है, पहले वर्ष के ब्याज पर, 180 पर ब्याज लगा 16.20, 1 वर्ष में दर कितनी होगी 9%, और 9% दर का 180 ब्याज आता है यदि 1 वर्ष का, तो मूलधन कितना होगा तो 2000 हो जाएगा। गत 10, ये थोड़ा सा पेपर मिस्टेक था, मैचों पेपर में ऐसे लिखा हुआ था, गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत स्कोर 42, 10 मैच में औसत स्कोर 42 है, तो 10 मैचों के कुल रन 420, 42 का 10 से गुणा करना। और बी का गत 15 मैचों में औसत स्कोर 57 का 15 से गुणा कर लीजिए, बी के रन हो जाएंगे 15 साते 105, हासिल 10, 15 गुणा 5 75, 75 10 85, 855 ये बी के रन, और 420 ये ए के रन। तो दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या, दोनों के रनों का औसत स्कोर, तो दोनों के कुल रन कितने हैं 420 प्लस 855, दोनों के कुल मैच कितने हैं, पहले के 10 और दूसरे के 15। अब जोड़ दीजिए 55 और 20, 8 और 4 1200, और 55 और 20 75, 1275 और बटे में 25 का भाग 1275 में, 25 पंजे 125, शेष 2 25 एकम 25 51। तो इसका औसत स्कोर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। टोटल रन कितने हो गए ए के, टोटल रन कितने हुए बी के, कुल मिला के दोनों के रन कितने और दोनों की पारियां कितनी हुई कुल मिला के, तो औसत आ जाएगा। तो ए के रन हो गए 420 टोटल ही, बी के रन हुए 855, कुल मिला के रन हुए 1275, टोटल पारियां ए की 10 और बी की 15, 15 10 25 पारियां, 25 का भाग दे दो औसत आ जाएगा 1275 में 25 का भाग 51 बार। नेक्स्ट, गिनती के सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है, उस दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत n है, तो सभी 7 अंकों का औसत क्या होगा। 5 अंकों का औसत दिया हुआ n,
सतत गिनती मतलब इससे पहले n-1 n-2, इसके बाद में n+1 n+2, ये 5 अंक जिनका औसत n, औसत n का मतलब औसत बीच की संख्या, 2 इससे पहले की संख्या है और 2 इसके बाद की संख्या है। ये तो हुए 5 अंक जिनका औसत दिया हुआ है n, दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत n है। अब इसमें 2 अंक और लेने, क्योंकि इस श्रेणी में 7 अंक है, ये प्रथम 5 थे, इसके बाद में 2 और लेंगे तो n+2 के बाद n+3 और n+3 के बाद n+4, ये 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। टोटल पहले 5 थे, 7 लेने, 2 और ले लिए, n+2 के बाद में n+3 n+4। अब इन संख्याओं का औसत 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, ये औसत है n+1, ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 n+1, n+1 इसका आंसर आएगा। वैसे ये भी होता है कि समांतर संख्या हैं, प्राकृत संख्याओं के औसत में यदि 2 संख्याएं शामिल और करते हैं औसत 1 बढ़ता है, 3 संख्याएं शामिल करते हैं औसत 1.5 बढ़ता है, 4 संख्याएं शामिल करते हैं औसत 2 बढ़ता है। प्राकृत संख्या में इस प्रकार का सीधा सीधा प्रश्न बनता है। औसत के काफी ज्यादा प्रश्न भी आए थे पटवार में। एक और औसत पर का प्रश्न, m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m², तब m+n संख्याओं का औसत क्या होगा। m संख्याओं का औसत दिया हुआ है, m का योग हो जाएगा mn², n संख्याओं का औसत दिया हुआ है, n इनका योग हो जाएगा nm², सभी संख्याओं का औसत कितना होगा तो इनको जोड़ दो, mn² प्लस nm² बटे टोटल संख्याएं, पहले mn बाद में n, ये m+n का औसत, m+n का मतलब दोनों का योग जोड़ के दोनों का भाग दे दो, m+n का भाग देना है, ऊपर कॉमन आएगा mn दोनों में है, पहले में बचेगा n और दूसरे में बचेगा m और बटे में m+n, तो ये m+n से m+n कट जाएगा, mn इसका औसत आ जाएगा, mn, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर, 4 नंबर में mn लिखा हुआ है, ये mn। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। और इस प्रकार के ये सारे प्रश्न जो आपके ये पेपर में आए, इस तरह के सारे पटवार कोर्स की गणित में आपको पूरे के पूरे पढ़ाए हुए हैं। टोटल प्रश्न जितने भी पटवार में बनते सारे के सारे आपको पढ़ाए हुए हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो बाहर से आया हो। त्रिकोणमिति पिछले पेपर में सिलेबस में थी, इस बार है नहीं। ये प्रश्न त्रिकोणमिति का है, पिछले पेपर में थी, इस बार नहीं है। ग्राम सेवक पेपर में तो है ही, तो जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनको आगे ग्राम सेवक तैयारी करनी है ही, और ये प्रश्न पढ़ने ही होंगे। 100 मीटर चौड़ी नदी में एक द्वीप पर एक पेड़ है, नदी के दोनों किनारों एक दूसरे के विपरीत 2 बिंदु P और Q है, पेड़ दोनों बिंदु एक सीध रेखा में, पेड़ और दोनों बिंदु एक सीध रेखा में है कि ये कोई नदी है, इसके बीच में ये पेड़ है, ये जैसे बिंदु P है और ये बिंदु Q है, पेड़ PQ एक सीध में, ये पेड़ PQ एक सीध में, पेड़ है तो इसकी कुछ हाइट लिख लीजिए। ये इस तरीके से पेड़ है, ये नदी है, इसके बीच में पेड़ है, एक तरफ P है, दूसरी तरफ Q बिंदु है। P और Q बिंदु से पेड़ का शीर्ष 30 डिग्री और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना, 30 डिग्री ये P से बनाता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण, और Q से बनाता है 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण। P और Q बिंदु से पेड़ का शीर्ष, पेड़ के शीर्ष से क्रमशः 30 और 45, P का 30 और Q का 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना, और यहां से यहां तक की टोटल लंबाई दे रखी है 100 मीटर। ये P से लेके Q तक मतलब नदी जो चौड़ी कितनी है, टोटली 100 मीटर ये दिया हुआ है। बाकी ये कोण दे रखे हैं, ये h दे रखा है और 30 डिग्री एक और कोण दे रखा है। इसमें आपको पेड़ की ऊंचाई मतलब h का मान ज्ञात करना है। तो इस h के पदों में इन दोनों को ज्ञात करो और फिर इन दोनों को जोड़ के बराबर 100 लिखो। तो जैसे कि पहले अपन इस त्रिभुज में बात करें तो 45 डिग्री के कोण में, समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री होता है, तो उसमें लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। 45 डिग्री में tan थीटा 1 डिग्री, 45 डिग्री का मान tan 1 और जो 1 है, इसलिए लंब और आधार बराबर होंगे। ये h है तो ये भी ऊंचाई कितनी होगी, h होगी, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई h होगी। आप tan लेके कर सकते हैं कि tan 45 बराबर लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला होता है। tan 45 का मान 1 है, लंब थीटा के सामने का मतलब h बटे में आधार, जैसे अपने को ज्ञात करना था, तो आधार का 1 से गुणा आधार कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ये तो इस तरीके से ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है कि 45 डिग्री में लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं, ये h ये भी h होगा।
अब इस h के पदों में ये ज्ञात करेंगे, तो ये tan 30 कौन, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब है h बटे आधार, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात कर रहे हैं, ये tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर h बटे a ज्ञात करना है। a का 1 से गुणा हो जाएगा, h का √3 से गुणा हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा h√3, ये आधार h√3, ये h दोनों मिला के 100 है, तो h का मान आ जाएगा h प्लस h√3 और बराबर 100, h कॉमन लेंगे, 1 + √3 बराबर 100, तो h बराबर हो जाएगा 100 बटे 1 + √3, ये 100 के बट्टे में 1 + √3 या √3 + 1 लिख लो, √3 + 1 लिख लीजिए, √3 + 1 के हिसाब से भी परिमेयकरण करना पड़ेगा, ये √3 + 1, 100 बटे √3 + 1, इस तरह का इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है। तब इस प्रकार की समस्या का समाधान परिमेयकरण होता है, √3 - 1 से गुणा कर दो, ये √3 - 1 से गुणा करेंगे तो 100 का √3 - 1 से गुणा होगा, √3 + 1 और √3 - 1, इसमें a + b और a - b के गुणा का सूत्र लगेगा, जो होता है a² - b², जिसमें a का मतलब है √3 का स्क्वायर 3, और उसमें b मतलब 1 का स्क्वायर, 1 घटेगा तो 2, और 2 का भाग 100 में जाएगा, पूरा पूरा 50, 50 √3 - 1, ये इसका उत्तर है, 50 √3 - 1, ऑप्शन नंबर 2, कि इस नदी में जो ये ऊंचाई पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 50 √3 - 1, ये इसका आंसर। थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था वैसे, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। अब तो पटवार सिलेबस में त्रिकोणमिति नहीं है, पहले थी। ये एक और प्रश्न है, एक मीनार की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है, ये मीनार, ये इसकी छाया, छाया धरातल पर बनेगी, ये मीनार, मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार की ऊंचाई x, छाया की लंबाई √3 गुना है, ये √3x, √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ये थीटा ज्ञात करना है, कोण कितना होगा, ये कोण ज्ञात करना है, ये x मीनार की ऊंचाई और इसकी छाया, मीनार की छाया की लंबाई है वो ऊंचाई की √3 गुना है, ऊंचाई x है, छाया √3x हो जाएगी, और ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जिसमें लंब थीटा के सामने की भुजा x बटे में √3 x, जिससे x से x कट जाएगा, और tan थीटा बराबर 1 बटे √3 का मतलब थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री, tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, √3 गुणा में है और छाया की लंबाई √3 गुणा है, इसलिए इसका कोण जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री आएगा। एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है, 15 सेकंड बाद इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट प्लेन जमीन से 1500 √3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जेट प्लेन की चाल क्या होगी। एक कोई जेट प्लेन है जो जमीन से 1500 √3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है और इस ऊंचाई से जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन के एक बिंदु P पर, कि मान लीजिए जैसे ये कोई P बिंदु है और इस बिंदु P पर इसका जो उन्नयन कोण है P से कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। 15 सेकंड बाद इसका उन्नयन कोण, 15 सेकंड के बाद इसका उन्नयन कोण बढ़ जाता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो ये जेट प्लेन जमीन से सेम ऊंचाई पर है, ये 1500 √3 और ये कोण जो हो गया 15 सेकंड बाद
30 डिग्री का हो गया ये, और बिंदु सेम ये P है। अब इस P बिंदु से ये दूरी और इस P बिंदु से ये दूरी, इन दो दूरी का डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि प्लेन की गति किस तरह से, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी। ये ऊंचाई जो है ये फिक्स ऊंचाई से उड़ रहा है, 1500√3 ऊंचाई से उड़ रहा है। पहले का कोण 60 डिग्री का था, 15 सेकंड बाद कोण 30 डिग्री का हो गया। अब इसमें ये आधार ज्ञात कीजिए, इसमें ये आधार ज्ञात कीजिए। तो आधार ज्ञात करने के लिए वही tan थीटा का मतलब 60 डिग्री, लंब है 1500√3 बटे में आधार ज्ञात करना ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan 60 का मान है √3, tan 60 का मान है √3, ये 1500√3 और बटे में a, ये √3 से √3 कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1500। मतलब ये दूरी P से कितनी थी, पहले थी 1500। अब 15 सेकंड बाद कितनी दूरी हुई वो आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी वही tan 30, ये tan 30 बराबर लंब 1500√3, भाई कौन के सामने की भुजा लंब और बटे में आधार a। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर 1500√3 बटे a का उधर गुणा कर लो 1 से a, और √3 का इधर गुणा हो जाएगा, √3 का √3 से गुणा 3, और 3 का 15 से, 15 ते 4500, ये हो गया 4500। पहले थी इसकी दूरी 45 + 1500, अब होगी ये 4500। मतलब उसने 3000 मीटर की दूरी तय की, ये 3000 मीटर की दूरी तय की कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। ये 15 का भाग 2 मीटर प्रति सेकंड में उतरा जाएगा, ये 2 और 2 0, 200 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर 200 मीटर प्रति सेकंड, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ये भी प्रश्न थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, त्रिकोणमिति का है वैसे, कि एक प्लेन था, उसका ओनियन कोण पहले 60 डिग्री था, फिर थोड़ी देर से 30 डिग्री हो जाता है, उसकी ऊंचाई पहले और बाद में एक नियत ऊंचाई से उड़ रहा है, ये फिक्स है। मतलब ये दूरी कितनी हुई, ये कितनी हुई। तो इसने पहले जो दूरी तय कर रखी थी वो थी 1500, अब इसने कर दी 4500। मतलब 15 सेकंड में वो 3000 मीटर की दूरी तय कर गया। 15 सेकंड और 3000 मीटर, 3000 मीटर में 15 का भाग दे दो, 200 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी जेट प्लेन की। नेक्स्ट, 8400 रुपए को ABCD के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात A/B 1/2, B/C 3/1, C/D 2/3 है। A व C व B व C के हिस्सों का भाग ज्ञात करो। तो पहले दे रखा है AB का 1/2, 3/1, इनका कॉमन हिस्सा ज्ञात कर लो ABC का, ये तो ये 3 एकम 3, 3 2 6 और 2 एकम 2। उसके बाद CD का है 2 3, ये 2 3, तो 2 और 2 कॉमन, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 3 6 2 और 3, ये चारों का कॉमन अनुपात होगा, A/B/C/D। 3 6 2 3, 3 6 2 3, चारों के अलग अलग अनुपात दे रखे हैं, 1 2 3 1 और फिर 2 3। पहले 1 2 और 3 1 को कॉमन किया, 3 6 2, फिर 2 3 को साथ लेके कॉमन किया तो 3 6 2 3, ये चारों का अनुपात आ गया। अब आपको A व C का हिस्सा, B व C का हिस्सा, A व C का, B और C के हिस्से का जो भाग है वो आपको ज्ञात करना है। तो टोटल अलग अलग आप ज्ञात कर सकते हैं। A का हिस्सा कितना आएगा, तो A का हिस्सा बराबर A का अनुपात 3 बटे में अनुपातों का योग 3 6 9, 9 3 12 2 14, ये बटे 14 और टोटल राशि 8400। ये 84 14 छक्के 84 6 3 1800। A का हिस्सा 1800, B का हिस्सा, B का अनुपात 6 बटे 14 गुणा 8400, 84 14 6 6 छक्के 3600। उसके बाद C का हिस्सा, C का अनुपात 2 बटे 14 गुणा 8400, ये 84 14 6 6 2 1200। अब AC और BC पूछा है, AC और BC पूछा है, D का नहीं पूछा गया है। AC का हो जाएगा, A और C का 1200 और 1800, AC और BC, A और C का 1800 और 1200 हो जाएगा 3000, ये AC का हिस्सा होगा 3000
और BC का 36 × 12 4800, 3048 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 3000 और 4800, ये AC और BC के ऐसे की राशि आ गई। कॉमन अनुपात लेना है, फिर अनुपातों के योग से आप इनको बांटेंगे। बांटने के बाद ABC में से AC अलग लिखना है, BC अलग लिखना है, AC अलग लिख दिया, BC अलग लिख दिया। टोटल कितना हो रहा है? एक 3000 हो रहा है, एक 4800 हो रहा है। अगला, पुरुष और महिलाओं के मध्य कुल बांटी गई तनख्वाह का अनुपात 6:5 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिली तनख्वाह का अनुपात, ये पुरुष और महिला को जो तनख्वाह मिली है वो 2:3। पुरुष और महिलाओं की संख्या, पुरुष और महिलाओं की संख्या मान लीजिए X और Y, और कुल पुरुषों और महिलाओं को कितना मिलेगा? तो 2 का X से गुणा और 3 का Y से गुणा। भाई दो पुरुष, एक पुरुष को 2 रुपये मिल रहे हैं, X पुरुष, तो पुरुषों की राशि हो जाएगी 2X बटे महिलाओं की राशि हो जाएगी 3Y, और बराबर इनका अनुपात है पुरुष और महिलाओं को मिली राशि का 6:5। ये 6:5 बराबर राशि है। X अनुपात Y ज्ञात करना, X बटे Y रखो, 3 का इधर गुणा कर लो, 2 का इधर भाग दे दो, तो ये 6/5, यहाँ इधर X बटे Y, 3 इधर गुणा में आ जाएगा और 2 इधर भाग में आ जाएगा। तो 2 का भाग दे दो 6 में 2 बार, 3 बार, 3 का 3 से गुणा, 9/5, मतलब 9:5। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 9:5 होगा। अगला प्रश्न, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में 820 रुपए है। यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9, ये सिक्कों की संख्या मानेंगे 4X, 6X और 9X। ये है 5 रुपए के सिक्के, ये 2 रुपए के, ये 1 रुपए के। 5 रुपए के सिक्के हैं, कुल रुपए कितने होंगे? 5 से गुणा कर लो, 5 के 20X रुपए होंगे। ये 6X सिक्के किसके हैं? 2 रुपए के, 2 से गुणा कर लो, 6X गुणा 2, 6 2 12X रुपए। और ये 9X किसके सिक्के हैं? 1 रुपए के, 1 से गुणा कर लो, ये 9X रुपए, और इन तीनों का जोड़ बराबर 820 रुपये होना चाहिए। तो 12×10, 12×10 ये 32, 32 9 41, 41X बराबर 820, X बराबर 820 बटे 41, 41 2 82, 1 0 2 1 0 20, X बराबर 20। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 6, X का मान 20, 20 छके 120। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 120 सिक्के। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। सिक्कों की संख्या का अनुपात रुपयों में बदल दो, टोटल रुपए दे रखे हैं, X का मान वापस सिक्कों की संख्या में मान रख दो। सिक्कों की संख्या 2 रुपए के पूछे, 6X है, 6 और X का मान 20 रखना। 6 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 120। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में, 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए हैं वो आपको पूछा गया। 35% गणित में फेल हुए प्लस 25% अंग्रेजी में फेल हुए, और 10% दोनों में, ये माइनस कर दो 10, दोनों को जोड़ के ये घटा लीजिए, ये टोटल आ जाएंगे आपके अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। 35 गणित में हुए, 25 अंग्रेजी में हुए, 10 दोनों, मतलब दोनों में कॉमन आगे, वो घटा लीजिए। 25 और 35, 30 20 50 10 60, 60 में से 10 घटा लेंगे 50, 50% हो गया अनुत्तीर्ण, और शेष जो बचेंगे 50% वो हो जाएगा उत्तीर्ण। ये इसका उत्तर आ जाएगा 50। ये अनुत्तीर्ण आएगा, शेष कितना है वो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो टोटल 100 है, उसमें से 50 अनुत्तीर्ण हुए और 50 ही उत्तीर्ण हुए। अगला, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि हो जाती है। इसकी परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 है, तो मूल भिन्न क्या होगी? परिणामी भिन्न 1 सही 1/20, 20 एकम 20 ने 21/20 है। परिणामी जो भिन्न है 21/20 है। मूल भिन्न मान लीजिए x/y। फिर x में अंश 200% वृद्धि करनी है,
200% वृद्धि करेंगे तो x हो जाएगा 300%, और बटे में y में 400% वृद्धि करनी, हर में 400 वृद्धि करेंगे तो हर हो जाएगा 500%, और बराबर 21/20। 300% होगा क्योंकि वृद्धि कितने कर रहे हैं, 200% की। 200% की वृद्धि 100% संख्या खुद, 100 200 कितना हो जाएगा 300। 400 की वृद्धि करेंगे संख्या 100 और 400 वृद्धि, टोटल हो जाएगा 500%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 3 का पक्षांतरण कर दो, x बटे वाई का मान आ जाएगा। x बराबर 21/20, 5 आएगा गुणा में, 3 आएगा भाग में। ये 3 भाग में, ये 5 गुणा में। 3 का भाग 21 में 7 बार, और 5 का भाग 20 में 4 बार। 7/4, 7/4 ऑप्शन में नहीं है तो 7 में 4 का भाग दो, 1 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, और बटे में 4, 1 सही 3/4। ये ऑप्शन नंबर 1 में 1 सही 3/4 इसका आंसर आ गया। अगला, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न आया है। 500 के और का मतलब गुणा होता है 6/7 गुणा 42%, मतलब 42/100 गुणा 35%, मतलब 35/100, और ये कैलकुलेशन करनी। 500 के 6/7 का 42% का 35%, 6/7 42/100 और 35/100। अब इसको हल कर लीजिए। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 7 35 से कट जाएगा 5 बार, और उसके बाद 5 और 5 25, ये 100 से कट जाएगा 4 बार। 6 गुणा 42/4, 4 इससे कटेगा 3 बार, इससे कटेगा 21 बार। 2 2 से काट दिया गया, 2 उधर काट दिया, 2 इधर काट दिया, 21 दिया 63, इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर 21 दिया 63। आसान सा प्रतिशत का प्रश्न आया था। प्रतिशत का भी प्रश्न सरल सरल आए हैं सारे, हार्ड प्रश्न नहीं आया इसमें। अगला, 1650 रुपए पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है तो उधार दिए गए धन की समय अवधि ज्ञात कीजिए। मतलब उधार कितने वर्ष के लिए दिया गया है। अब इसके लिए यह है कि धनराशि अलग अलग है और ब्याज में डिफरेंस आएगा क्योंकि धनराशि अलग अलग है तो ब्याज भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। एक 1650 रुपए है, एक 1800 रुपए है, दोनों में ब्याज का अंतर कितने रुपए, 30 रुपए। अब ये 30 रुपए का अंतर क्यों आया, क्योंकि मूलधनों में अंतर है और आपको ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब इसमें ब्याज आपका लेना 30 रुपए की, 30 रुपए का डिफरेंस वो ब्याज है बटे 100। अब मूलधन ये लेना है कि ये 30 रुपए ब्याज किस पर आया, जो डिफरेंस है उस पर आया। ये 1800 वो 1650, डिफरेंस कितना 150 का, तो 30 रुपए ब्याज किस पर आ रहा है, 150 पर आ रहा है, ये मूलधन है। और गुणा दर, दर कितनी है 4%। ये 0 काट दीजिए, 15 30 से कट जाएगा 2 बार, 20 में 4 का भाग 5, समय कितना है 5 वर्ष। कितना समय होगा, 5 वर्ष। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि मूलधन दोनों का अलग अलग है इसलिए ब्याज अलग अलग आएगा। समय दर कॉमन है तो समय दर का यहाँ पर कॉमन है, लिखने की जरूरत नहीं रही। अब मूलधन के डिफरेंस कितना है 150, उस 150 रुपए पर कितना ब्याज आया, 30 रुपए ब्याज है, कितने समय में वो आपको ज्ञात करना है। तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर। ब्याज आपको लिखना 30 गुणा 100, मूलधन जिसका अंतर 150 और दर कितनी है 4%। दर और समय दोनों में कॉमन ही है। ब्याज में जो अंतर आएगा वो केवल किससे आ रहा है, मूलधन से आ रहा है, तो इसमें समय कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हल करना था। बाकी के प्रश्न जो बाकी रह गए इसमें काफी, वो अपन अगली क्लास में हल करेंगे। ये 2016 पटवार मेंस का पेपर है। जो विद्यार्थी पटवार की तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को मिला लें। इन प्रश्नों के इर्द गिर्द जैसे भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रकार के प्रश्न आपको आने चाहिए। पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले वर्ष का पटवार का पेपर तो अपने को आना ही चाहिए। उसके इर्द गिर्द प्रश्नों के जितने भी बनते हैं सभी प्रकार के आपको